Your goal is not in her. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सबक नंबर 14 हज़रत महल। आइए आज जानते हैं हज़रत महल के बारे में। हज़रत महल वाजिद अली शाह की मलका थी और वो एक मुजाहिदीन खातून थी। उनके बारे में आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती के किनारे एक हरा भरा पार्क है जिसे हज़रत महल पार्क कहा जाता है। एक पार्क है लखनऊ में गोमती नदी के किनारे, गोमती के किनारे। इस पार्क का क्या नाम है? हज़रत महल पार्क है। अंग्रेज़ों ने इस मुकाम को अपनी फतह की यादगार करार देते हुए विक्टोरिया पार्क कहा था। जब अंग्रेज़ों की फतह हुई थी तो उन्होंने अपनी फतह की यादगार में इसे विक्टोरिया पार्क का नाम दिया था। और जिस जगह संगमरमर के गुंबद के नीचे अवध की सल्तनत का तोहरा नस्ब है, और उस पार्क में क्या है? संगमरमर के गुंबद के नीचे अवध की सल्तनत का तोहरा नस्ब यानी ख़ानदानी नाम नस्ब है। एक ज़माने में इंग्लिस्तान की मलका विक्टोरिया का एक हसीन मुजस्समा लगा हुआ था। मुजस्समा यानी बुत या मूर्ति किसका लगा हुआ था? मलका विक्टोरिया का लगा हुआ था। चाहिए तो ये था कि विक्टोरिया के मुजस्समे की जगह हिंदुस्तान की उस उलुल अज़म मलका का मुजस्समा ही नस्ब किया जाता। यानी उलुल अज़म यानी हिम्मत बाहौसला खातून का मुजस्समा नस्ब किया जाना चाहिए था, जिसके नामी से ये पार्क मंसूब है। लेकिन मुसलमानों के मजहबी अकायद का लिहाज करते हुए इस परचम के निशान को ही मुनासिब समझा गया, जिसके साये में अर्ज़ हिंद के उस गैरतदार खातून ने विदेशी जबरो इस्तबदाद का 2-2.5 बरस जीदार से मुकाबला किया। जिसके साये में अर्ज़ हिंद के यानी हिंदुस्तान की ज़मीन की जो गैरतदार खातून थी वो कौन थे? हज़रत महल थी। और उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों के जबरो इस्तबदाद का मतलब हुआ जुल्म सितम का क्या किया? 2-2.5 बरस तक मुकाबला किया और बजाय हथियार डालने के नेपाल की दुश्वार गुजार घाटियों में जलावतनी की जिंदगी को तरजीह दी। उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी हथियार नहीं डाले बल्कि मुकाबला किया, और हथियार डालने के बजाय उन्होंने क्या किया? नेपाल की दुश्वार घाटियों में जलावतनी की जिंदगी को तरजीह दी। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। हज़रत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। वो इस साहिब इल्म व फजल ताजदार वाजिद अली शाह की मलका थी। हज़रत महल कौन थे? वाजिद अली शाह की मलका थी, जिसे अंग्रेज़ों ने अय्याश और नाअहल करार देते हुए फरवरी 1856 में माजूल कर दिया था। यानी उनको उनके अहदे से हटा दिया गया था। उनको क्या कहा गया कि वो अय्याश यानी ऐश परस्त हैं, ऐश पसंद है। इनके 14 साला फर्जिंद यानी बेटे बरजेस कदर को नायब मुकर्रर किया गया। वाजिद अली शाह मार्च 1856 में लंदन जाने के इरादे से कोलकाता रवाना हुए। उन्हें या किसी को भी क्या मालूम था कि इनकी रियाया का गम व गुस्सा साल भर की मुद्दत में एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और जिस पर्दा नशी बीबी और कमसिन शहजादे को खुद अंग्रेज़ों ने बेज़रर समझते हुए आज़ाद छोड़ दिया था, वही इनके खिलाफ हथियार उठाएंगे। बहादुर शाह सफ़र को माजूल कर दिया गया और पर्दा नशी बीबी जो हज़रत महल थी और उनके कमसिन शहजादे को अंग्रेज़ों ने आज़ाद छोड़ दिया था। लेकिन वही क्या हुआ? उनके खिलाफ उन्होंने हथियार उठाए। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत का अलम बुलंद किया। बगावत का अलम यानी अलम ने तो झंडा बुलंद किया, और देखते ही देखते सारे शुमाली हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हज़रत महल ऐसे अशखास थे, ये शख्स की जमा है अशखास थे
जिन्होंने इन सिपाहियों की सरबराही की और मुल्क भर में जंग के शोले भड़कने लगे। दिल्ली के बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल लोग ऐसे थे जिन्होंने सिपाहियों की सरबराही की और मुल्क भर में क्या हुआ, जंग के शोले भड़कने लगे। मकसद सबका एक था कि अंग्रेज हिंदुस्तान से निकाले जाएं और इसीलिए इस तहरीक को बगावत या गदर कहना सही नहीं है, बल्कि बरतानवी साम्राज्य से टक्कर लेने की ये पहली कोशिश थी। ये बगावत नहीं था बल्कि अपने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई थी और बरतानवी साम्राज्य से टक्कर लेने की यह पहली कोशिश थी। आमतौर से इसे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी के नाम से याद किया जाता है। 1857 का जंग जो है वो बहुत अपने माने में बहुत ही माने है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई थी, पहली जंग थी। हजरत महल की इन सिपाहियों से जब पहली मुलाकात हुई तो वो पर्दा में थी। हजरत महल बहुत बापर्दा खातून थी और वो पर्दे में थी। सिपाहियों का इसरार था कि हजरत महल अपने इकलौते बच्चे बरजेश कदर की तख्त नशीनी पर रजामंद हो जाएं। 5 जुलाई 1857 को बरजेश कदर की तख्त नशीनी अमल में आई और इनकी माँ राजमाता और जनाब आलिया कही जाने लगी। इनके तदब्बर और जोश अमल ने आज़ादी की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी। 31 जुलाई 1857 को पहला हमला मौलवी अहमद अल्लाह शाह की कमान में बेली गार्ड पर हुआ। हमले के रोज हजरत महल को रात भर नींद नहीं आई। हजरत महल की बहादुरी और जोश का यह आलम था कि बावजूद पर्दे में रहने के कभी हाथी और कभी घोड़े पर निकलती और लड़ने वालों की हिम्मत अफजाई करती। हजरत महल बहुत बहादुर खातून थी और जब लड़ाई हुई 31 जुलाई 1857 को पहला हमला मौलवी अहमद अल्लाह शाह की कमान में बेली गार्द पर हुआ। उस वक्त हजरत महल क्या कर रहे थे, उन्हें रात भर नींद नहीं आई और वो कभी हाथी और कभी घोड़े पर निकलते और लड़ने वालों के हिम्मत अफजाई करती। आलम बाग के मार्के में राजा मानसिंह को इनकी गैर मामूली शुजाअत के एतराफ़ में अलावा खिलात के फर्जिंद खास का खिताब और मलबूस खास से अपना दुपट्टा इनाम में दिया और वादा किया कि फतहयाबी पर इससे कहीं कुछ बढ़कर दिया जाएगा। राजा मानसिंह को उन्होंने क्या किया, गैर मामूली शुजाअत यानी बहादुरी के लिए, गैर मामूली बहादुरी के लिए उन्होंने इसे खिताब दिया, फर्जिंद खास का खिताब दिया और अपना दुपट्टा इनाम में दिया। मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, कालपी, आगरा आज़ादी की तहरीक के तमाम बड़े मराकज़ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जा चुके थे। अब जहाँ जहाँ आज़ादी की तहरीक चल रही थी वो सारे मराकज़ कहाँ चले गए थे, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में जा चुके थे। और अब आखिरी फैसला लखनऊ में होना था, जहाँ 70-80 हज़ार आदमी बहादुरी और इस्तक़लाल के साथ डटे हुए थे। इनकी कौमी इज्जत के एहसास ने हज़रत महल नायब सल्तनत के अलम के नीचे शहर में जमा किया था और ये सारे जो 70-80 हज़ार लोग जो थे और बहादुरी के साथ इस्तक़लाल के साथ डटे हुए थे वो किसके इसमें थे, हज़रत महल नायबुल सल्तनत के अलम के नीचे थे। ऐसे सरफरोश मुजाहिदून के मुकाबिल अंग्रेज़ों ने जिस फौज को जमा किया, तादाद और एहतमाम में ऐसा लश्कर जर्रार कभी एक मुहाज पर यकजा ना किया गया। अब लश्कर जर्रार क्या है, बहुत बड़ी फौज। लश्कर जर्रार किसे कहते हैं, बहुत बड़ी फौज। तो अंग्रेज़ों ने बहुत बड़ी फौज जमा किया था। शुरू मार्च 1858 का ज़माना हज़रत महल के लिए बड़ी आजमाइश का ज़माना था। दिलकुशा, कदम रसूल, बेगम कोठी, सिकंदर बाग, मोती महल, शाह नजफ, कैसर बाग, हर तरफ मौत का बाजार गर्म था। और ये जानते हुए भी कि सबसे ज़्यादा हमले का रुख चौलक्खी के जानिब है, हज़रत महल किसी तरह चौलक्खी छोड़ने का नाम ना लेती थी। हज़रत महल भी चौलक्खी में थी और वो छोड़ने का नाम ना लेती थी। इनके सलाहकारों ने
ایک روز انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کے استقلال میں فرق نہ آیا۔ پسپسائی اور مخبری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور پسپسائی یعنی پیچھے چلنا، پیچھے ہٹنا، ہار جانا۔ بہت سے لوگ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، انگریزوں سے ہار رہے تھے، اور مخبری یعنی ایک دوسرے کی خبر ایک دوسرے کو پہنچا رہے تھے، اور جدید ترین اصلاحات سے لیس انگریزی فوجیں شہیدوں اور زخمیوں کو روندتی اپنا پرچم لہراتی چلی آ رہی تھی۔ حضرت محل کو مدافعت سے روکنے کی خاطر انگریز سپہ سالار جنرل اوٹرم کی پہلی پیشکش تھی کہ شجاع الدولہ کے زمانے کا اودھ واپس کیا جائے گا۔ حضرت محل کو انگریز جنرل نے اوٹرم نے کیا کیا، پیشکش کی کہ آپ کو شجاع الدولہ کے زمانے کا اودھ واپس کیا جائے گا، بشرطے یہ کہ جنگ موقوف کیا جائے، یعنی جنگ روک دی جائے۔ جناب عالیہ نے اوٹرم کی پیشکش کو جواب کے قابل بھی نہ سمجھا۔ اوٹرم کا دوسرا صلح نامہ، جس میں واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کرنے کا وعدہ تھا، بشرطے یہ کہ جنگ سے باز آ جائیں۔ پھر اوٹرم نے دوسرا صلح نامہ بھیجا کہ واجد علی شاہ کی سلطنت واپس کر دی جائے گی، اور شرط یہ ہے کہ آپ اپنا جنگ روک دیں۔ حضرت محل کو اس وقت ملا جب وہ اپنی منتشر فوجوں کو لکھنؤ میں روک لینے کے لیے تھا ہی میں روک لینے کے لیے تھا کہ کسی اور مقام کا رخ نہ کریں۔ ان کو وہیں گھر بیٹھے 25,000 روپے ماہوار وظیفہ ملے گا۔ حضرت محل نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ دوسرے بار جب ان کو پیشکش کیا گیا صلح نامہ کا، تو حضرت محل نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے نہیں مانا۔ جنگ جیت لینے کے بعد ملکہ وکٹوریہ نے عام معافی کا اعلان کیا۔ حضرت محل نے جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں۔ حضرت محل نے ملکہ وکٹوریہ کے معافی کا جواب نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے صرف جنگ ہاری تھی، ہمت نہیں ہاری تھی۔ اپنی عارضی فرودگاہ لوندی سے انہوں نے اپنی جوابی فرمان میں ملکہ وکٹوریہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور غلامی قبول کرنے کے بجائے برابر لڑتے رہنے اور بے وطنی کی زندگی بسر کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے غلامی کو نہیں قبول کیا، بلکہ برابر لڑتی رہی اور بے وطنی کی زندگی کو ہی انہوں نے ترجیح دی۔ نومبر 1859 کو کے آخر تک حضرت محل اودھ کے شمالی سرحد سے انگریزی چھانیوں پر چھاپا مار دستوں کا انتظام کرتی رہی، لیکن جب تحریک نے دم توڑ دیا تو دونوں ماں بیٹے اپنے بچے کھچے فدائیوں کے ساتھ نیپال چلے گئے۔ ایک مدت تک انگریزوں کی کوشش رہی کہ وہ واپس آ جائیں۔ انگریزوں لوگوں نے بہت کوشش کیا کہ وہ واپس آ جائیں۔ ایک انگریز مصور جو برجیس قدر کی تصویر کھینچنے گیا تھا، یہ پیغام لے گیا کہ بیگم صاحبہ فیض آباد لکھنؤ جہاں رہنا چاہیں آ جائیں۔ ایک انگریز مصور جو تھا، تصویر کھینچنے والا، برجیس قدر کی تصویر کھینچنے گیا تھا، اور وہ کیا پیغام لے گیا تھا کہ بیگم صاحبہ فیض آباد یا لکھنؤ جہاں رہنا چاہیں آ جائیں۔ وظیفے کے علاوہ احترام شاہانہ بھی کیا جائے گا۔ لیکن حضرت محل جب تک زندہ رہیں، نہ خود آئیں اور نہ برجیس قدر ہی واپس آئے۔ کٹھمنڈو کی ہندوستانی مسجد اسی پردیسی ملکہ کی یادگار ہے۔ کٹھمنڈو میں جو ہندوستانی مسجد ہے، اسے پردیسی ملکہ کی یادگار ہے، اور اسی میں ان کی ابدی آرام گاہ ہے، یعنی آخری آرام گاہ ہے ان کا، یعنی قبر ہے ان کی۔ ملکہ حضرت محل کی قبر ہے وہاں، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ مرزا کوکب قدر نے اس سے لکھا ہے اس کہانی کو۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں الفاظ اور معنی۔ تغرا معنی ہوتا ہے خط تحریر کی ایک قسم، یعنی حکومت کا نشان، حکومت کو جو نشان ہوتا ہے اسے تغرا کہتے ہیں۔ نصب کرنا یعنی لگانا یا گاڑنا۔ مجسمہ یعنی بت۔ اولوالعزم یعنی ہمت، بلند حوصلہ۔ اولوالعزم ہمت والی تھی خاتون حضرت محل اور بلند حوصلہ تھی۔ ارض یعنی زمین۔ جبر و استبداد یعنی ظلم و ستم۔ جلا وطنی یعنی دیس نکالا، دور دیس بھیج دیا جانا، ملک بدر کیا جانا۔ عیاش یعنی عیش پسند۔ معزول یعنی جسے برطرف کر دیا گیا ہو، جس کا منصب چھین لیا گیا ہو۔ کم سن یعنی کم عمر،
अलम झंडा, निशान, परचम को अलम कहते हैं। तख्त नशीनी, तख्त पर बैठना, बादशाह होना। तदब्बर यानी सूझबूझ, होशियारी। मार्का यानी लड़ाई, और शुजात माने होता बहादुरी। खलक यानी खुसूसी लिबास, पोशाक, बादशाह या अमीर की तरफ से दिया जाने वाला लिबास। मलबूस खास यानी खास लिबास। सरफरोश जान हथेली पर रखने वाला। मुस्तहकम मजबूत, पायदार। लश्कर जर्रार यानी बहुत बड़ी फौज। मुहाज यानी मुकाबला की जगह, लड़ाई का मैदान। पसपसाई यानी पीछे चला जाना, पीछे हटना, हार जाना। मुखबरी किसे कहते हैं? जासूसी टोह में रहना। इसलाह यानी हथियार। मुदाफत यानी दफा करना, बचाव करना। फरूदगाह यानी ठहरने की जगह। तरजीह देना यानी बरतर समझना, वाक़ियत देना। एहतराम शाहाना यानी शाही मर्तबे के मुताबिक एहतराम। और अब्दी आरामगाह यानी आखिरी आरामगाह, यानी मुराद है कब्र से। आइए आप सवाल जवाब देखते हैं। आपके सारे सवाल जवाब मैंने लिख दिए हैं, कंप्लीट किए हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लें ताकि आपको एग्जाम में। सवाल नंबर 1 है, हजरत महल कौन थी और इनका असली नाम क्या था? जवाब लिखेंगे, हजरत महल वाजिद अली शाह की मलका थी और इनका असली नाम मोहम्मदी बेगम था। सवाल 2 है, हजरत महल पार्क को पहले क्या कहा जाता था? जवाब लिखेंगे, हजरत महल पार्क को पहले विक्टोरिया पार्क कहा जाता था। सवाल 3 है, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार हिंदुस्तानी सिपाहियों की क़यादत किसने की? तो जवाब लिखेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हथियार की क़यादत दिल्ली के बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अवध की बेगम हजरत महल ने की थी। सवाल 4 है, हजरत महल ने राजमान सिंह को क्या और क्यों इनाम दिया था? तो जवाब लिखेंगे, हजरत महल ने राजमान सिंह को अपना दुपट्टा इनाम में दिया और गैर मामूली शुजाअत के लिए फर्जिंद खास का खिताब दिया। सवाल 5 है, आज़ादी की तहरीक के बड़े मराकज़ कौन कौन से थे और वो किसके कब्जे में थे? जवाब लिखेंगे, आज़ादी के बड़े मराकज़ मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ग्वालियर, झांसी, कालपी और आगरा थे और वो अंग्रेज़ों के कब्जे में थे। सवाल 6, हजरत महल की आखिरी आरामगाह कहाँ पर है? जवाब लिखेंगे, काठमांडू की हिंदुस्तानी मस्जिद में हजरत महल की आखिरी आरामगाह है। आइए देखते हैं, नीचे लिखे हुए लफ्जों की जमा लिखिए। खातून का जमा क्या होगा? खवातीन। अकीदा का अकायद। तहरीक का तहरीकें। मार्का का मार्के। मीम एन रे यहाँ पे लिखा जाएगा मार्के, ठीक है, अलिफ नहीं होगा। खिताब का खिताबात। मरकज का मराकज और मुजाहिद का मुजाहिदीन। नीचे लिखे हुए लफ्जों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मंसूब, हजरत महल बेगम के नाम से एक पार्क मंसूब है। जबरो इस्तेदाद, यानी हजरत महल ने अंग्रेजों के जबरो इस्तेदाद का मुकाबला किया, यानी जुल्म सितम का मुकाबला किया। खिताब, हजरत महल ने राजा मान सिंह को फर्जिंद खास का खिताब दिया। सरफरोश, हिंदुस्तानी सरफरोश मुजाहिद अंग्रेजों से डटकर लड़े। सरफरोश यानी जान की बाजी लगाने वाला। लश्कर जर्रार, हिंदुस्तान में ऐसा लश्कर जर्रार कभी एक मुहाजा पर यकजा ना हुआ था। पेशकश, हजरत महल ने अंग्रेजों की पेशकश कबूल नहीं की। सुलहनामा, हजरत महल ने अंग्रेजों के सुलहनामा की भी परवाह नहीं की। इन लफ्जों के मतजाद लिखिए। फतह का शिकस्त, शुजात यानी बहादुर, उसका बुज़दिल। जदीद का कदीम, जदीद यानी नए ज़माने का, कदीम यानी पुराने ज़माने का। आर्जी का दायमी और पायदार का नापायदार। ये पढ़िए, समझिए और लिखिए। हजरत महल की इन सिपाहियों से जब मुलाकात हुई तो वो पर्दे में थी। सिपाहियों का इसरार था कि हजरत महल अपने इकलौते बच्चे
बरजेस कदर की तख्त नशीनी पर रजामंद हो जाएं, यानी राजी हो जाएं। इनके सलाहकारों ने एक रोज़ इन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन इनके इस्तक़लाल में फ़र्क नहीं आया। ऊपर के इन जुमलों में जब के और लेकिन वगैरह दो जुमलों को जोड़ते हैं। यहाँ पे जो जब है, के है और लेकिन क्या है, दो जुमलों को जोड़ते हैं। लफ्ज़ या जुमलों को जोड़ने वाले लफ्ज़ को हुर्फ अतफ कहते हैं। ये जो जब है, के है और लेकिन है, ये सब क्या करते हैं, दो जुमले या दो लफ्ज़ को जोड़ते हैं। तो ऐसे लफ्ज़ जो दो जुमले और लफ्ज़ को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हुर्फ अतफ कहते हैं। हिंदुस्तानी मस्जिद में इनकी अब्दी आरामगाह है। तो आराम और प्लस गाह, आराम अलग है, गाह अलग है। आराम गाह यहाँ दो इसमों को मिलाकर एक मुरक्कब इसम बनाया गया है। आप भी ऐसे 5 मुरक्कब इसम लिखिए जो गाह के साथ बनाए गए हों। आइए पढ़ते हैं गौर करने की बात। बेगम हजरत महल का असली नाम मोहम्मदी बेगम था। वो वाजिद अली शाह की मलका थीं। अंग्रेज़ों ने बादशाह को अय्याश और नाअहल करार देते हुए माजूल कर दिया, यानी उनको उनके अहदे से हटा दिया गया था। वाजिद अली शाह के बेटे बरजेस कदर जो कमसिन बच्चे थे, उनकी 25 जुलाई 1857 को तख्त नशीनी कर दी गई और उनकी माँ राजमाता और जनाब आलिया कही जाने लगी। बेगम हजरत महल पर्दा नशी खातून थी। इसके बावजूद वो अंग्रेज़ों से बराबर लड़ती रहीं। बेगम हजरत महल कौन जो थी, वो पर्दा नशी खातून थी, लेकिन इसके बावजूद वो क्या, पर्दे में रहकर भी अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं। उन्होंने सुलह की हर पेशकश को ठुकरा दिया और जंग हारने के बाद भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल करने के बजाय बेवतनी की ज़िंदगी बसर करने को तरजीह दी। उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी नहीं कबूल की, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का क्या किया, बेवतनी की ज़िंदगी को तरजीह की, यानी फ़ौक़ियत दी, उस पर तरजीह दी कि हम बेवतनी की ज़िंदगी गुजारेंगे लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी शुजाअत, दिलेरी और वतन दोस्ती से ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तानी ख़ातीन भी किसी से कम नहीं और वतन अजीज़ की आबरू की खातिर हर कुर्बानी देने को वो तैयार रहती हैं, लेकिन दुश्मन के सामने झुकना उन्हें मंजूर नहीं। हिंदुस्तानी ख़ातीन भी बहुत निडर और शुजाअत वाली होती हैं और वो दुश्मन के सामने झुकना पसंद नहीं करती। ठीक है बच्चों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।